ये बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज अपने समय का अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और इसके अंदर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर से लेकर इमिग्रेंट्स तक जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमांड संभाले 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर्स में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस जहाज को लेकर। आखिर ना कि ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है, 269 मीटर लेंथ में और 50 मीटर ऊंची, बल्कि इसमें जो लग्जरीज इस्तेमाल की गई है वो वाकई दिल दहला देने वाली है। उस जमाने में इस टाइटैनिक जहाज को बनाने के लिए 7.5 मिलियन US$ का खर्चा आया था और इस पैसे को आज की वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो 400 मिलियन प्लस US$ बनता है। शिप के अंदर की फैसिलिटीज और डेकोरेशन को देखोगे तो किसी भी 5 स्टार लग्जरी होटल्स को पीछे छोड़ देती है। स्टेन्ड ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वाश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी। और तो और इस जहाज को बनाने में जिस तरीके की फैसिलिटीज और जिस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था उस हिसाब से कहा जाता था कि ये जहाज अनसिंकेबल है। ये एक ऐसी शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती। हाँ भाई, ऐसे ही कहा था व्हाइट स्टार लाइन कंपनी वालों ने। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी वो थी जो टाइटैनिक जहाज को बनाई थी। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन ऐसा ही कॉन्फिडेंट थे कि ये जहाज अनसिंकेबल है, जो कि कभी डूब नहीं सकती समुद्र में। और उन्होंने पूरी पब्लिक के सामने आकर खुद कहा था दिस शिप इज अनसिंकेबल। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लगी। यानी जिस अटलांटिक ओशन पर यह शिप तैर कर अमेरिका की ओर बढ़ता चला जा रहा है वहाँ पर आइस मौजूद है, यानी कि बड़े बड़े आइसबर्ग, ऐसा पहाड़ जो शिप के लिए खतरनाक हो सकता है। ये वार्निंग्स कोई इतनी ज्यादा अनयूजुअल चीज नहीं है, इसका बहुत फायदा होता है। समुद्र में गुजरने वाले जहाज अक्सर आसपास के जहाजों को रेडियो के थ्रू वेव देकर अलर्ट करते रहते हैं। ये बेसिकली एक कम्युनिकेट करने का तरीका है शिप्स के दौरान, ताकि जो शिप वहां से गुजर चुकी है वो ये बता सके कि हाँ, यहाँ आगे चलकर आपको आइसबर्ग का सामना करना पड़ेगा, या जो भी डेंजर चीज होगी वो पहले बता देती है, जिससे कि हर एक शिप को हेल्प मिलती है आगे बढ़ने में। अब इस वार्निंग को मिलने के बाद टाइटैनिक शिप 2 बार अपने रूट को बदलती है। जब उसको वार्निंग सिग्नल्स मिलते हैं तो एक बार वो लेफ्ट लेती है, दोबारा के साइड राइट लेती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, टाइटैनिक जहाज जो चला रहे थे वो अपनी स्पीड को कम नहीं कर रहे थे। टाइटैनिक की स्पीड 21.5 नॉट्स यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शिप चल रही थी। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 2 और आइस वार्निंग्स मिलती है कि आगे खतरा है, संभल कर चलना। कैप्टन स्मिथ और उनके ग्रुप इस वार्निंग को एकदम स्किप कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वैसे भी टाइटैनिक उनकी अनसिंकेबल जहाज है जो कभी डूब ही नहीं सकती। इस घमंड में उन्होंने ना ही शिप की स्पीड कम करी और ना ही ज्यादा आइसबर्ग पर ध्यान दिए, और इसी को इग्नोर करते हुए कैप्टन स्मिथ लगातार रफ्तार से आगे बढ़ते चले जाते हैं। धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है और रात हो जाती है और तापमान धीमे धीमे गिरने लगता है। इस 14 अप्रैल 1912 की रात के बारे में खास बात यह है कि इस रात को चांद बाहर नहीं आया। अब बिना मून के कोई मून लाइट नहीं थी, इस वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी इस रात में। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। जहाज के ऊपर जनरली एक क्रोज नेस्ट होता है, एक छोटा सा पॉइंट जो जहाज की काफी ऊंचाई पर होता है, जिसको आप लुकआउट पॉइंट भी बोल सकते हो। इस पॉइंट पर 2 आदमी या 1 आदमी बैठा रहता है हमेशा। यहाँ पास बैठा है इसलिए जाता है ताकि जहाज के आसपास के एरिया और सामने जहाज के क्या आ रहा है सब दिख सके, कोई पहाड़ या कोई ट्रैफिक ऐसी जाम न लगे जिससे जहाज को रुकावट हो आगे बढ़ने में। तो यहाँ जनरली 1 आदमी बैठा रहता है ताकि वो सब देखता रहे ऊंचाई से। अब ये माहौल था एकदम रात का सुनसान, ऊपर से समुद्री इलाके के ऊपर चल रही शिप, ठंडे ठंडे आइसबर्ग से निकलने वाली कोल्ड हवाएं। अब जो बंदा इस पॉइंट पर बैठा था वो एकदम ठंड के मारे ठिठुर रहा था, लेकिन उसकी ड्यूटी यही है इसलिए उसको करना पड़ेगा। अब आपको मालूम ही होगा, ठंडे में जब आंख पे हवा लगती है ठंडी ठंडी तो आंख से आंसू निकलने लगता है। अब उसी की वजह से जब आंख से आंसू निकलेगा तो लोगों को साफ दिखता भी नहीं है सामने की क्या है क्या नहीं है। रात के 11:39 पे फेडरिक फ्रीड नाम का एक बंदा इस पॉइंट पर बैठा था। ये अचानक से देखता है कि सामने एक आइसबर्ग आ जाता है जो कि इस शिप के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस वजह से उसने बिना
बिना टाइम को वेस्ट किए 3 बार घंटी बजा देता है ताकि नीचे बैठे सभी लोग सुन सके। फिर फोन उठाता है, ऑफिसर्स को लगाता है और उसके बाद कहता है कि सामने एक आइसबर्ग है जो कि काफी बड़ा है और हमारे शिप के लिए खतरा साबित हो सकता है, जल्दी से इस शिप को मोड़ो। अब जो ऑफिसर से बात हुई थी वो सुनने के बाद तुरंत ही जाते हैं कंट्रोल रूम में और जाते ही मान तुरंत बोलते हैं जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब बहुत लेट हो चुका है। सिर्फ 1 मिनट के बाद यानी कि 11:40 पे ये जहाज एक आइसबर्ग से जाके टकरा जाता है। The Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. It sank very quickly. और ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था, ये बहुत ज्यादा बड़ा आइसबर्ग था। अब साइंटिस्ट का अनुमान है कि ये जो आइसबर्ग टाइटैनिक के सामने आया था उसका वजन 1.5 मिलियन टन्स था। तो अब आप आइडिया लगा सकते हो कि 1.5 मिलियन टन्स का पहाड़ अगर टाइटैनिक से टकराएगा तो टाइटैनिक का क्या हाल होगा। अब टाइटैनिक जहाज को जब टर्न लिया गया था तो वो लेफ्ट साइड में लिया गया था, तो टाइटैनिक का राइट अपवर्ड साइड आइसबर्ग से टकरा गया। स्पेसिफिकली कहा जाए तो टाइटैनिक के बो का हिस्सा टकरा गया आइसबर्ग से। बो क्या होता है वो बता देते हैं शॉर्ट में। जहाज का आगे का कुछ हिस्सा जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसी को कहते हैं बो। तकरीबन 10 सेकंड तक आइसबर्ग से टकराता हुआ घिसटता हुआ ये टाइटैनिक जहाज आगे बढ़ता चला गया। अब इसकी वजह से टाइटैनिक के राइट अपवर्ड साइड में छोटे छोटे होल्स हो गए और पानी अंदर समाने लगा। कोलिजन के तुरंत बाद ही कैप्टन स्मिथ तुरंत अपने कंट्रोल रूम में गए स्ट्रक्चर लेकर, ताकि ये पता कर सकें कि हमारे शिप में कितना डैमेज आया है। और देखा तो ये रियलाइज किया कि ये जहाज तो कंप्लीटली डूब जाएगा। और इतना देखने के बाद वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गए। उनको लगता था ये शिप अनसिंकेबल है। तो बस इतना देखना ही था कि धीमे धीमे पानी उस शिप में भरने लगा। कहा जाता है कि इस शिप में अगर 3 हिस्से में पानी भरता तो ये शिप बची रहती, लेकिन धीमे धीमे ये पानी होल्स बनाते हुए 6 हिस्से को कवर कर लिए जहाज के, जिसकी वजह से टाइटैनिक को अब डूबने से कोई नहीं रोक सकता था। रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ अब डिसीजन लेते हैं कि आसपास के जितने भी शिप्स हैं रेडियो वार्निंग्स करके कॉल करा जाए, कांटेक्ट करने की कोशिश करें ताकि इन सबको बचाया जा सके। अगर कहीं आसपास कोई शिप मौजूद रही तो हमारे सिग्नल्स को पकड़कर वो हो सकता है हमें बचाने आ जाए। बहरहाल दोस्तों बहुत सारी चीजें अपनाई गई टाइटैनिक में बैठे लोगों को बचाने के लिए, लेकिन उनमें से कुछ लोग ही बचकर निकल पाए छोटी बोट्स के जरिए और बाकी फंसे लोगों की वहां पास मौत हो गई। कभी न डूबने वाला अनसिंकेबल जहाज इस रात को डूब गया।